दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरबी के लाइव मॉक का सॉल्यूशन देखेंगे क्वांट सेक्शन का, जो 16 और 17 नवंबर को हुआ है। इस वीक में जो हमारे तीनों मॉक हैं, ऑलिव बोर्ड, आरबी और पंडित, उनमें सबसे ज़्यादा बैलेंस मॉक ये वाला है। तो चलिए इस मॉक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या गिवन है इसके अंदर। 17 कॉस स्क्वायर प्लस 29 साइन स्क्वायर दिया है। सेम ऐसे ही 70 कॉस स्क्वायर बी और 58 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर भी दिया हुआ है, और हमसे कॉस स्क्वायर है सेक स्क्वायर भी पूछा है। तो इसे सबसे पहले तोड़ के लिख लो। 29 में से 17 अलग कर दो, तो 17 साइन को जैसे ही अलग करोगे 17 साइन स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर मिलकर हो जाएंगे 17, प्लस में वहां से बचेगा 12 साइन स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा 20 के। 17 मारा के माइनस हो गया, 3 बचा, 12 से यहाँ डिवाइड कर दो, ये हो गया 1/4। साइन स्क्वायर आ गया हमारा 1/4, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी 4। सेकेंड वाले को उठाओ, देखो इसमें भी देखो 70 और 58 दिया है, तो 58 तो इसमें से अलग कर लो पहले। तो 58 अलग करते ही 58 कॉस स्क्वायर 58 साइन स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएंगे 58, प्लस में बचा होगा हमारे पास 12 कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 61 के। इसे वहां माइनस कर देंगे, बचेगा 3, 12 से फिर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4। कॉस स्क्वायर बी क्या आ रहा है 1/4, तो सेक स्क्वायर बी क्या हो जाएगा हमारा 4 ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, कॉस स्क्वायर है सेक स्क्वायर बी यानी 4 पूछना चाह रहा है। आंसर क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो साइन 288 की वैल्यू जाननी है हमें, क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। तोड़ लो इसे, थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिख देते हैं 270 प्लस 18। ठीक है, 270 के अकॉर्डिंग फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा कॉस 18 में। और चौथा क्वाड्रेंट आ जाएगा ये 270 पार करते ही, जो कि क्वाड्रेंट होता किसका है कॉस का और सेक का। यहाँ साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा नेगेटिव कॉस 18, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर दिया हुआ है। सीधे सीधे कंपेयर करोगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, ये पार्ट ए बी, ये बी सी, ये सी ए, 2ab 2bc 2ca होगा। तो सिंपली देखो कंपेयर कर लेते हैं। हमसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। ए एक्स का स्क्वायर ये दिखा रहा होगा 3x स्क्वायर को, बी वाई का स्क्वायर 5y स्क्वायर होगा, और सी जेड का स्क्वायर 8z स्क्वायर होगा। यहाँ से ए स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पिक कर सकते हो 3, ठीक है। बी स्क्वायर हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 5, और सी स्क्वायर हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 8। क्वेश्चन पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी 3 + 5 - 8। आंसर क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर क्या होता है हमारा x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इन दोनों में से एक की वैल्यू पता है। ये हमें गिवन है 50, ये गिवन है हमें 2, 3 + 2√2। तो अगले वाली की वैल्यू क्या होगी, ये 50 के नीचे चला जाएगा। हमें क्या गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर दिया हुआ है 2 × 6 प्लस में 4√2, और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा वहां पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी 50 बटा में 2, 3 + 2√2, तो इससे तो हो गया 25। इसे आप रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाओगे तो देखो 3 का स्क्वायर होगा 9, 2√2 का हो जाएगा 8, यानी नीचे कुछ नहीं बचेगा, ऊपर आ जाएगा सिंपली 25 × 3 - 2√2। ठीक है, लिख लो इस चीज को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर है 25 × 3 - 2√2, मल्टीप्लाई करके लिख लो तो ये रहेगा 75, और माइनस में 50√2। हमें क्वेश्चन क्या जानना चाहता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ये पार्ट कट जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 75 और 6 81, माइनस में 46√2। ये वाला 2 यहाँ से हटा लो तो कहाँ चला जाएगा नीचे, हमारा आंसर हो जाएगा 81 - 46√2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास, उसकी जो इंटीरियर एंगल है वो 3/5 टाइम्स है 2 राइट एंगल के। 2 राइट एंगल का मतलब क्या हो जाएगा 2 बार 90। हमारा इंटीरियर एंगल है 3/5 टाइम्स ऑफ
टू राइट एंगल, तो 2 बार 90। ठीक है, सॉल्व करें, देखो 5 से कितनी बार में गया 18, 18 दूनी 36, 36 दिया 108। इंटीरियर एंगल कितने का हो गया 108 का, तो एक्सटीरियर कितने का होगा 180 में से बच गया 72 का। एन क्या होता है 360 अपॉन में एक्सटीरियर, तो 360 अपॉन में 72 करोगे आंसर क्या आ जाएगा 5। साइड कितनी होंगी उसमें 5 होंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसके जो मेजर है वो 3, 9 और 36 दिए हुए हैं। हमें इसे काटना है छोटे छोटे क्यूब के अंदर और कम से कम क्यूब बनाने हैं। तो हम जो क्यूब जो बना रहे हैं, जो काट के बनाएंगे, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम साइज लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा क्यूब वही पॉसिबल होगा जो तीनों साइड के एचसीएफ की इक्वल लेंथ की साइड रखता हो, यानी 3, 9 और 36 का जो एचसीएफ है वो उस क्यूब की एक एक साइड होनी चाहिए। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो, 3 बनेगा एचसीएफ। तो जो आप नया क्यूब बना रहे हो उसकी साइड क्या होनी चाहिए 3। एक फिगर से दूसरी फिगर बन रही है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो आप एक तरफ तो लिख लोगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH, दूसरी तरफ लिख रहे हैं उस छोटे से क्यूब का वॉल्यूम जो कि हम कह रहे हैं n बनेंगे, तो वो जाएगा 3 × 3 × 3। ठीक है, सॉल्व कर लो, 3 से 3 गया और 9 से अपना 9 गया, n क्या आ गया 36। ठीक है, 36। इस क्वेश्चन का आंसर में इन्होंने 37 दिया, पता नहीं क्यों दिया 37, इसका आंसर पर क्या होगा 36 होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो एरिया ऑफ बेस दिया है कोन का, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी 770, और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है यानी पाई आर एल दिया हुआ है कितना 814। हमसे क्या वॉल्यूम जानना है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू जाननी है। ऊपर से सॉल्व करो सबसे पहले, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 770, 22 से काट दो, चलो 11 से काटो 2 बारी में, ये क्या 70 बारी में, 2 से ये गया 35 बारी में। आर स्क्वायर बराबर हो गया 5 × 7, ये 35 हो गया इंटू 7, यानी आर हो गया हमारा 7√5। इसे ऊपर वाले में पुट कर लो पाई आर एल के अंदर, तो 22/7 इंटू आर है हमारा 7√5 और एल क्या है पता नहीं, इंटू में 814। फिर से 22 से काटने की कोशिश करते हैं, तो 22 या 66, कितना बच गया 15, 154 आता है 7 बारी में, 7 से 7 कट गया, √5 नीचे चला जाएगा, तो एल हो जाएगा अपना 37/√5। एच निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, तो एच बराबर क्या होगा एल स्क्वायर, यानी 37 का स्क्वायर होता है हमारा 1369/5, माइनस में 7√5 का स्क्वायर, तो 7 का हो जाएगा 49, 5 का रहेगा 5, 49 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 245। ठीक है, 5 से एलसीएम दे दो, तो हो जाएगा एच बराबर √ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 25, 24 × 5 120 और 2 122, और ये हो गया 1369/5। ऊपर से देखोगे तो बच गया 144/5, और उस पर क्या लगा हुआ है रूट, तो ऊपर से आ जाएगा 12, नीचे 5 एज इट इज रहेगा। ये किसकी वैल्यू आ गई एच की, वॉल्यूम निकालना है हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर देखो क्या था, आर स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5 × 7 × 7, और एच क्या निकाला है 12/√5। ठीक है, 7 से 7 गया, 3 से गया ये 4 बारी में, 5 से हो गया √5। देखो क्या बचा है 7 चौक 28 इंटू 22 बचा हुआ है, तो 28 और 22 को गुणा कर लेते हैं, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, तो हो गया 6, 6 5 11 और 6, आंसर हो जाएगा 616/5। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। अगले पे आते हैं, एक फील्ड है जिसके अंदर सिलेंड्रिकल शेप का आप एक रोलर से रोल करते हो उसे, उसका डायमीटर दिया है हमें, लेंथ दी हुई है। जो रोलर है वो 1 मिनट के अंदर 20 चक्कर लगाता है, तो हमें बताना है कि वो 1 घंटे में कितना एरिया रोल कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, जो रोलर है वो रोल किस चीज़ को करेगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लो रोलर का, क्या होगा 2πRH, तो 2 × 22/7 इंटू आर हो जाएगा हमारा, देखो 1.4 का डायमीटर है यानी 0.7, 7/10। एच क्या हो जाएगा 1.5, 15/10 लिख लेते हैं। ये तो आ गया एक चक्कर का एरिया। अब वो 1 मिनट में लगाता है 20 चक्कर और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो इतना एरिया वो कवर कर लेगा किसमें 1 घंटे के अंदर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर देखो क्या हो गया 12, 12 इंटू 15 हो जाएगा हमारा 180, 180 इंटू 2 कर लोगे 360,
360 को 22 से गुणा करना है, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 0 का 0, 2 का 2, 9 और 7, 7920 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है, एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है जिसकी साइड 16 है, अंदर जो आपका ट्रायंगल बन रहा है एस क्यू यू, इसका एरिया आपको निकालना है। ध्यान से देखना, ये 16 16 दिया हुआ है आपको, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये कैसा ट्रायंगल है, छोटे वाला, सिर्फ ट्रायंगल देखना, कौन सा ट्रायंगल, ये जो हम पी यू क्यू को देख रहे हैं सिर्फ इसे देखना। तो ये ट्रायंगल होगा हमारा आइसोसेलेस समद्विबाहु, दो साइडें बराबर हैं, तो इसका परपेंडिकुलर क्या करेगा, साइड को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, ये आधा और ये आधा, ठीक है, ये 90 होगा। रेगुलर हेक्सागन का जो एक एंगल होगा वो 120 डिग्री का होता है, तो बचे हुए ये जो छोटे छोटे एंगल हैं कितने हो जाएंगे, 30 और 30, ठीक है। 30 के हिसाब से मैं ट्रायंगल बनाऊं अगर ये छोटे वाला, तो यहाँ 16 है, यहाँ 30 है, 30 के अकॉर्डिंग ये एक, ये √3 और ये 2 होता है। तो नीचे का जो हाफ है, अगर 2 16 को दिखा रहा है तो √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8√3। ये इतना छोटा हिस्सा 8√3 हो जाएगा, सेम ऐसे ये वाला हिस्सा भी 8√3 हो जाएगा। तो एस की यू की जो साइड है वो कितनी आ जाएगी, 8√3 जमा 8√3, 16√3। और एस क्यू यू जो है वो क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया निकाल लेते हैं उसका, √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 16√3 इंटू 16√3, ठीक है। 4 से गया ये कितनी बारी में 4, ये हो गया 64, 64 इंटू √3, √3 3 हो जाएगा, 64 दिया 192, √3 का √3 एज इट इज, सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह यूनिट में आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन है, आप खुद से ट्राई कर लेना, मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड में देखोगे तो बी पे 90 है, ये भी दिया है, एसी 100 है, बीसी 80 है, तो 8 10 के साथ यहाँ 6 आएगा, यानी ए बी हो जाएगा 60, ठीक है। बी डी एक लाइन है, अब ये परपेंडिकुलर है नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। इसकी वजह से दो जो ट्रायंगल बने उन दोनों का पैरामीटर बराबर हो गया, यानी ऊपर वाले का पैरामीटर और नीचे वाले का पैरामीटर इक्वल हो गया। ध्यान से सुनना, अब ऊपर वाले और नीचे वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखोगे तो एक ये लाइन तो कॉमन ही है, ठीक है, इधर 60 है इधर 80 है, बराबर करने के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज पे फोकस करना होगा। तो इस 80 के पास पहले से ही 60 से 20 ज़्यादा है, तो इस 100 में इसे 20 कम मिलेगा, और इस 60 के पास 80 के कंपैरिजन में 20 कम है, तो यहाँ पे 20 ज़्यादा होना चाहिए। तो 100 को ऐसे तोड़ना है कि दो वैल्यूज के बीच में 20 का गैप हो, तो कैसे तोड़ोगे, 60 और 40 में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम अपनी मर्जी से, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने ई। अब इससे क्या होगा, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो जो हमारा बड़ा ट्रायंगल है एबीसी, और जो हमारा छोटा ट्रायंगल है कौन सा, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला ट्रायंगल कौन, ए ई, और इसका नाम मान लो रख दिया मैंने, ये तो डी था, ए ई डी, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर होंगे, दोनों के पास एक 90 है, दोनों के पास ए एंगल कॉमन है, तो बचा तीसरा एंगल, दोनों के पास क्या होगा, सेम ही होगा। बात समझ पा रहे हैं, तो रेशियो लिख सकते हैं, 90 के सामने ऊपर वाले में क्या है, देखो 60, और 90 के सामने नीचे वाले में क्या है, 100, ठीक है। ए के सामने ऊपर वाले में क्या है, डी ई, ए के सामने नीचे वाले में क्या है, 80, कॉमन के सामने जो तीसरा हमारा बचा एंगल है डी, उसमें ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है सामने, ए ई, और उसमें नीचे वाले के सामने क्या लिखा हुआ है, 60। तो पहले इन दोनों को इक्वल रख के एक वैल्यू निकाल लेंगे, डी निकल आएगा, फिर फर्स्ट लास्ट को इक्वल रख के वैल्यू निकाल लेंगे तो ए ही निकल आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 80 वहाँ भेज दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48, और इसका 60 अगर वहाँ भेजा होता तो 60 इंटू 60, और 2 जीरो कट जाती, ए ई कितना आ जाता हमारा, 36। यहाँ तक बात आपको समझ आ रही होगी, ये 36 आ गया, और डी ई आ गया हमारा 48, पूरा 60 है, ठीक है, पूरा 60 है, अगर ऊपर 36 है तो नीचे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये हमें 48 दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल को अलग से डील कर लो, 24 48 और उसका एच ढूंढना है। तो देखोगे तो क्या है ये अगर मैं 24 इंटू 1 कहता हूँ इसे, तो ये 24 इंटू 2 लिखा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, √5 आना चाहिए, ठीक है। बात को समझ पा रहे हो ना, 1 2 के साथ √5 आता है,
तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ √5 आना चाहिए। 1 की वैल्यू 24 है, √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 √5, यानी बी डी की वैल्यू क्या होगी इस सवाल के अंदर? 24 √5, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशियो बराबर बराबर दिया हुआ है और हमें 2x-3 की वैल्यू निकालनी है। पहले x को ढूंढ लेते हैं। 2 की पावर 3 को ही 8 लिख लो पहले तो। 8 अपॉन में 8 की पावर 5.06 बराबर है 8 की पावर -4.06 बटे में x के। ठीक है, x को ऊपर लिया, बाकी सबको इधर उधर फेंक दो, तो हो जाएगा 8 की पावर 0.406, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा यानी पावर प्लस हो जाएगी 5.06। ये वाला 8 नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, इसका मतलब इस 8 की पावर माइनस कर सकते हो। एक सॉल्व करोगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5.06 प्लस का 5.06, यानी 8 की पावर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2, 2 में से 3 गया। क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? -1, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन, कुणाल ने 10 एप्पल 8 ऑरेंज खरीदे और 250 रुपए की पेमेंट की। हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ इनकंसिस्टेंट रिजल्ट बना सकती है। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट के बारे में देखो हमें क्या पता है। तो 3 टाइप की लाइनें होंगी। अगर हम दो पेयर ऑफ लाइन को उठाएंगे लीनियर पेयर में, तो हम कहते हैं या तो A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 हो जाएगा। इसमें हमें 1 सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। या होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों बराबर हो जाए। इसके अंदर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, और एक होता है A1 A2 इक्वल B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2। इसके अंदर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। पहले दो को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, नीचे वाले को कहते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी वो हमसे नीचे वाली कंडीशन पूछना चाह रहा है। तो इसके साथ 10, 8 और 250, इसे हम इक्वेशन में लिखे तो हम ये लिख देते हैं 10x प्लस 8y बराबर 250। ठीक है, एप्पल के लिए x, ऑरेंज के लिए y। और ऐसी ही इक्वेशन जिसमें पहले दो में तो रेशो हमें इक्वल मिलेगा और तीसरे से इक्वल नहीं मिलेगा, वो हमें ढूंढ के बताना है। तो फर्स्ट वाले को देखोगे तो ये 5x है, ये 6y है, इसमें पहले दो में ही इक्वल नहीं होगा, यानी ये कैसी लाइनें बन जाएंगी? इंटरसेक्टिंग। ये तो वो पूछ नहीं रहा है। अगले वाले को पकड़ोगे तो 10x प्लस 8y बराबर 250 दिया हुआ है। और देखोगे यहाँ 15x प्लस 12y बराबर 365 दिया हुआ है। इन दोनों में अगर रेशियो देखोगे तो ये 2 है, ये 3 है, सेम ऐसे ये 2 है तो ये 3 है, पर यहाँ पे ये 2 3 पे नहीं कटेगा। तो A1 A2 B1 B2 तो बराबर है, पर C1 C2 के बराबर नहीं है। तो इनकंसिस्टेंट ये किससे बनेगा? ऑप्शन नंबर बी से। अगर थोड़ा कम समझ आया हो तो वीडियो एक बार पीछे करके फिर से देख लेना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये एज का क्वेश्चन है, इजी है, आप खुद से ही ट्राई कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं। शिवम है, एक सर्कुलर ट्रैक पे भागता है, उसकी स्पीड है 4 राउंड 1 घंटे में। विकास यानी मैं, मेरी स्पीड है देखो 10 राउंड 1 घंटे के अंदर। हम दोनों ने 10:30 पे एक सेम पॉइंट से रेस स्टार्ट की, सेम डायरेक्शन के अंदर। हम पहली बार कब मिलेंगे? देखो एकदम इजी चीज है। कौन कौन है? शिवम और विकास। ये भागता है 4 राउंड 1 घंटे में, ये भागता है 10 राउंड 1 घंटे में। ठीक है, ये दोनों पहली बार तब मिलेंगे जब इनके बीच का जो गैप है वो 1 राउंड हो जाए, तब ये लोग पहली बार मिलेंगे। क्या कह रहा हूं मैं? जब शिवम और विकास के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू 1 राउंड हो जाएगा तो ये लोग पहली बार मिलेंगे। अभी आप देखोगे 1 घंटे के अंदर तो ये भागेगा 4, ये भागेगा 10। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1 घंटे में 6 राउंड, यानी 1 घंटे में तो ये लोग 6 बार मिलने वाले हैं। 1 घंटे के अंदर ये लोग कितना? 60 मिनट में तो 6 राउंड यानी 6 बार मिलेंगे। हमें तो सिर्फ पहली बार चाहिए, यानी दोनों तरफ 6 का भाग कर दो। तो जब 1 राउंड का डिफरेंस आ रहा होगा उस टाइम पे सिर्फ टाइम कितना बीता होगा? 10 मिनट। जो इंसान 10:30 पे रेस स्टार्ट कर रहा है 10 मिनट बाद वो टाइम क्या हो जाएगा? 10:40, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो विवेक ने क्या किया? फैन परचेज किया 10% डिस्काउंट पे। दुकानदार कंडीशन रखता है कि अगर आप 3 फैन खरीदोगे तो आपको 8%, 12% और 15% अलग अलग फैन पे हम डिस्काउंट दे देंगे। ऐसा करके अगर राम, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में लग रहा है, विवेक से राम पे आ गए। अगर राम 5300 रुपये की पेमेंट करता है तो हर एक आर्टिकल पे क्या एमपी लगा था, हर एक फैन का एमपी क्या है ये बताना है।
तो मान लो 100 रुपये का एमपी है, तो पहला फैन हमने खरीद लिया होगा 8% डिस्काउंट यानी 92 पे। उसके अगला खरीद लिया है हमने 88 पे, और लास्ट वाला खरीदा है हमने 85 पे। टोटल हमने कितने पैसे की पेमेंट करी है हमारे अकॉर्डिंग? तो ये दो इसे दे दो, 90 90 180, 180 में 80 जोड़ दिया 260, 265 की। क्वेश्चन कह रहे हैं जो 265 है वो एक्चुअल में 5300 रुपये है। ठीक है, काट दो, 53 से ही कट जाएगा ये 5 बारी में। 5 की वैल्यू 100 आ गई, 1 यूनिट किसके बराबर आ गया? 20 के। आप एक एक आर्टिकल का एमपी क्या मान के बैठे हो? 100, तो 2 जीरो का फर्क है, यहाँ भी 2 जीरो लगा दो। आंसर क्या हो जाएगा? 2000, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो बोतल है सेम कैपेसिटी की, एक 35% भरी है, एक 33/3 भरी हुई है ऑरेंज जूस से। ठीक है, 35 वाले का मतलब 7/20 होता है। तो 20 की बोतल में से 7 में ऑरेंज जूस भरा है, 13 अभी खाली होगा। और 33/3 का मतलब 1/3, तो 3 में से 1 में ऑरेंज जूस भरा हुआ है, बाकी अभी खाली पड़ी होगी। बचे हुए में आपने एप्पल जूस भर दिया, यानी इसके अंदर आपने यहाँ 13 में एप्पल जूस भर दिया और यहाँ 2 में एप्पल जूस भर दिया। क्वेश्चन ये कह रहे हैं दोनों की कैपेसिटी सेम थी, तो ऐसा करो पहले दोनों बर्तनों को सेम बना लेते हैं। तो दोनों को 60-60 का बना लो, यानी यहाँ 3 की गुणा, यहाँ 20 की गुणा। तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जिसे आप 7 कह रहे हो वो बन जाएगा 21, और जिसे हम 13 कह रहे हैं वो बन जाएगा 39, जिसे 1 कह रहे थे वो बन जाएगा 20, और जिसे 2 कह रहे थे वो बन जाएगा 40। क्वेश्चन कह रहा है अब जब बड़े बर्तन में आपने इसे मिक्स कर लिया तो एप्पल जूस का परसेंटेज कितना है? तो देखो बड़े बर्तन में एप्पल जूस होगा कितना? 39 और 40। 39 पहले बर्तन का, 40 दूसरे बर्तन का, यानी 79। जबकि पूरा बर्तन कितने का होगा? 60 का इधर और 60 का इधर, 120 इंटू में 100। सॉल्व कर लो, 20 से गया 6 पे, 20 से गया 5 पे, 79 को 5 से गुणा कर लो। 80 होता तो 400 आ जाता, एक कम है तो 5 कम आएगा। 395 बटे में 6% अपना आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आ जाते हैं। एक ट्रायंगल जिसका पैरामीटर 96 है, उसकी जो सारी साइडें हैं वो किस हिसाब से होनी चाहिए? तो हमें क्या पता है ट्रायंगल की कंडीशन के बारे में कि किन्हीं भी दो साइडों का जो सम है वो तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। यानी अगर मैं एक चीज आपको ये दिखाऊं कि अगर मान लो दो साइडों का सम तीसरी के बिल्कुल बराबर है, यानी हाफ इन दोनों के पास है और हाफ इसके पास है, तब ट्रायंगल नहीं बनता। इसका मतलब दो साइडों की वैल्यू जो है वो पैरामीटर के हाफ से कुछ ज़्यादा तो होनी चाहिए, तभी तीसरे वाला कम हो पाएगा। ठीक है, ये बात हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कोई भी साइड पैरामीटर के हाफ के ना तो बराबर हो सकती है ना ही उससे बड़ी हो सकती है अगर ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है तो ऐसे क्वेश्चन जब आगे से आए तो आप सिंपल क्या देखना, पैरामीटर का हाफ करना और उससे कम ही होंगी तीनों साइड। तो यहाँ पैरामीटर कितना 96, उसका हाफ कितना हो रहेगा 48, यानी हमारी सारी की सारी साइडें 48 से कम होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो कह रहे एबीसी की इनकम का रेशियो दिया हुआ है क्या? 8 10 6। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 10 12 5। बी जो है वो 20% सेव कर लेता है। अगर वो 20% सेव करता है इसका मतलब क्या है? वो 80% खर्च कर देता होगा। ठीक है, तो जो बी का 12 है ये एक्चुअल में उसके इनकम के अकॉर्डिंग कितना है? सिर्फ 80%। तो अगर ये 80% यानी 4 है तो पूरी इनकम बी की होनी कितनी चाहिए थी? तो इससे आपने काट दिया। बी की इनकम होनी कितनी चाहिए थी? 15। अभी इनकम कितनी दिख रही है? 10। 10 को 15 बनाने के लिए ऐसा करो ऊपर वाली पूरी रेशियो को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब रेशियो चेंज होकर क्या हो जाएगा? देखो 15 8 120, 12 15 और 9, और नीचे एक्सपेंडिचर सेम रहेगा क्योंकि हमने उसी के बेस पे ऊपर वाले को चेंज किया है। 10 12 5, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर लो, रेशियो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4। तीनों में सेविंग का रेशियो क्या होगा? 2:3:4, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ए किसी काम को करने में बी और सी से 2.4 टाइम्स डेज फालतू लगाता है, यानी ए और बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी एक दिन में काम कर सकते हैं तो ए जो है वो 2.4 डेज लगाता है। इसका पॉइंट यहाँ हटा दिया तो हम कह सकते हैं 5 और 12 की बात कर रहा है कि अगर वो 5 दिन में काम करते हैं तो ये 12 दिन में। ये तो वर्क रेशो टाइम रेशो है। वर्क रेशो क्या होता? 5 12, यानी अगर 17 का काम हो रहा है तो उसमें से बी और सी 12 करते होंगे और ए कितना करता होगा? 5।
क्वेश्चन ने कहा है ए और बी किसी काम को मिलकर 27 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला 75 में। दोनों का ले लो एलसीएम। तो ये हो गया हमारा 3 × 9, ये हो गया 3 × 25, तो एलसीएम हो जाएगा 3 × 9 × 25। ठीक है ना। ऊपर क्या आ जाएगा 25, नीचे क्या आ जाएगा 9। आपके अकॉर्डिंग एबीसी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 25 और 9 34। ठीक है। यहाँ हमने लिखा है 17। तो अगर 17 को मैं 34 कह रहा हूँ तो हर एक यूनिट किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से। तो जो मैं कह रहा हूँ ए 5 काम करता है वो एक्चुअल में कितना काम कर रहा होगा 10। और जो हम कह रहे हैं बी और सी 12 काम करते हैं वो एक्चुअल में कितना काम करते होंगे 24, तभी 34 हो पाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बी से अकेले सारा काम करवाना है। अभी ए और बी मिलकर कितना काम कर लेते हैं 25। ए कह रहा है अकेले ही मैं 10 करता हूँ, तो बी के पास कितना काम होगा एक दिन में 15 यूनिट का। उससे करवाना कितना है पूरा 3 × 9 × 25 वाला काम करवाना है इससे। ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं बी कितने दिन लगा देगा। 3 से गया 5 बारी में, 5 से गया 5 बारी में, 9 पंजे क्या होता है 45। बी कितने दिन में ये काम खत्म करेगा 45 डेज में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ए और बी किसी पार्टनरशिप में आ जाते हैं। ठीक है। कुछ पैसा लेके 8 महीने के बाद ए अपना पैसा बाहर निकाल लेता है। ए और बी के अगर प्रॉफिट का रेशियो 5:9 है और बी की इन्वेस्टमेंट 36,000 है तो ए की इन्वेस्टमेंट क्या थी। तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है कैपिटल इंटू टाइम से। कैपिटल कितनी है ए की, देखो कैपिटल हमें नहीं पता और उसका टाइम कितना 8 महीने। बी की कैपिटल है 36,000 और उसका टाइम पूरा 12 महीने और इनकी प्रॉफिट का रेशियो है 5:9। ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो 9 से गए कितनी बारी में 9 चौक 36 4 बारी में। 8 से गए कितनी बारी में 500 बारी में। 12 पंजे 60, एक्स क्या हो जाएगा 12 × 5 × 500। तो 12 पंजे 60, 60 × 5 करोगे 300 और 2 जीरो और लग जाएंगी 30,000। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 12 आदमी 16 बच्चे, 12 आदमी 16 बच्चे, इजी क्वेश्चन है आपको आता होगा वैसे। कितने दिन में काम करते हैं 5 दिन में। सेम ऐसे ही 13 आदमी और 24 बच्चे काम को कर देते हैं 4 दिन में। ठीक है। यहाँ से हम मैन और बच्चों का रेशियो निकाल लेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई कर लो 12 पंजे 60, वहाँ करोगे तो 52, 8 मैन बचेगा। 16 पंजे 80 और 24 चौक 96, तो बच जाएगा 16 बॉयज़। M/W निकालोगे मतलब M/B निकालोगे तो 16/8 हो जाएगा, 2/1। आदमी 2 यूनिट बनाता है, बच्चा 1 यूनिट बनाता है। टोटल काम कितना ये निकाल लेते हैं हम। तो 2 यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा कितना 24 और 1 यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा 16। यानी हमारे पास टोटल वर्क जो है वो है 40 × 5। अब ये करवाना किससे है 29 आदमी और 22 बच्चों से। तो 29 आदमी 2-2 के हिसाब से काम करेंगे और 22 बच्चे 1-1 के हिसाब से काम करेंगे। काम कितना होगा डेली 58 + 22 यानी 80 यूनिट रोज बनेगी। काम है कितना 40 × 5, रोज कितना हो रहा है 80 यूनिट। कितने दिन में होगा निकाल सकते हैं। 40 से गया 2 बारी में, 2 से गया 2.5 बारी में, 2.5 डेज में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अरुण एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है फर्स्ट लेग में, वो 5 आवर्स के अंदर 50 की स्पीड से भागता है। ठीक है। 5 घंटे 50 की स्पीड से भागता है यानी 250 किलोमीटर कवर करता होगा। आगे बोला गया अगले लेग में वो क्या कर रहा है अपनी स्पीड को 20% से बढ़ा देता है। तो 50 को 20 से बढ़ा दोगे तो 60 हो जाएगा 20% से बढ़ाने के बाद, जिसकी वजह से वो 20% डिस्टेंस भी एक्स्ट्रा कवर कर लेता है। तो इसका 20% कितना होगा 250 का 50, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लेता होगा 300। 60 की स्पीड से 300 का डिस्टेंस कवर करने में आप टाइम कितना खर्च कर देते होंगे फिर से 5 घंटे। अगली बार बोला क्वेश्चन ने कि थर्ड लेग में जो एवरेज स्पीड थी पहले 2 लेग की उससे 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर करता है और एवरेज स्पीड रखता है फर्स्ट 2 लेग की। ठीक है। तो पहले 2 लेग की अगर एवरेज स्पीड निकालोगे तो देखो टाइम खर्च हुआ कितना 10 घंटे, डिस्टेंस कितना कवर किया हमने दोनों में मिला के 550। तो 550 बटे में 10 करोगे तो थर्ड वाले में जो हमारी स्पीड होगी वो क्या होगी 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है यहाँ तक। और उसने डिस्टेंस कितना एक्स्ट्रा कवर किया है 10% एक्स्ट्रा सेकंड वाले से, तो इससे 10% एक्स्ट्रा यानी 330 किलोमीटर कवर किया होगा।
55 की स्पीड से 330, काट दो इसे, 11 से गया 5, 11 से गया 30, 5 से काट दोगे 6 बारी में गया, तो यहाँ 6 घंटे खर्च हुए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है पूरी रेस खत्म करने में कितना टाइम लगा दिया, 5 5 10 6, 16 घंटे लग गए होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, एक सर्टेन नंबर है जिसे जब आप सक्सेसिवली डिवाइड करते हो 2 4 और 5 से, तो वो 1 2 1 का रिमाइंडर छोड़ता है, और उसे अगर हम 5 4 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, सक्सेसिव रिमाइंडर कैसे लिखते हैं, पहले भी एक बार करवाया क्वेश्चन। 2 4 5 और रिमाइंडर्स दिए हुए हैं हमें 1 2 1। जनरली हम ये कहते हैं कि जो हमारा लास्ट क्वोशिएंट होगा वो जीरो होगा, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू निकालें तो ये रहेगा 5 इंटू जीरो, इधर मल्टीप्लाई करते हैं इधर प्लस करते हैं, तो 0 प्लस 1 1, 4 इंटू 1 करोगे, 1 जमा 2 कर दोगे तो 6, 6 दूनी 12, और 12 और 1 13। ठीक है, और 13 पे अगर अब मैं सक्सेसिव रिमाइंडर लगाऊं दोबारा, तो देखो 13 से क्या होगा, यहाँ 13 लिखा, डिवाइड करना है 5 से, तो 5 दूनी 10, दो बारी में आएगा, क्या बच जाएगा 3। फिर जब आप डिवाइड करोगे 4 से, तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, तो 0 बारी में और 2, पर ऐसा तो उसके बाद 2 से भी डिवाइड करने को कह रहे हैं, तो ऐसे तो ये क्वेश्चन हो नहीं रहा है। तो सक्सेसिव रिमाइंडर के केस में आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ 0 रख के आपका आंसर ना आ रहा हो, पहले तो 0 ही ट्राई करेंगे, अगर ना आ रहा हो तो यहाँ पे हम 1 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 रख लो, तो फिर से हम सॉल्व कर रहे हैं इसे, 2 4 5 1 2 1, लास्ट रिमाइंडर कह रहे हैं हम 1, तो 5 एकम 5 और 1 6, 4 6 24 2 26, 26 दूनी 52 और 1 53। अब 53 पे लगाओ सक्सेसिव रिमाइंडर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 53, किससे किससे काटना है, 5 से, फिर 4 से, फिर 2 से, तो 5 से काटोगे 10 बारी में जाएगा, 3 बचेगा, 4 से काटोगे 2 बारी में जाएगा, और क्या बचेगा हमारा, 2 बच जाएगा, और फिर जब 2 से काटोगे तो ये 1 बारी में जाएगा और बचेगा कुछ भी नहीं। तो हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर क्या बनेंगे, 3 2 और 0, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी प्लस 18, यानी जो ए है वो के टाइम्स होगा किसका, बी प्लस 18 का। डायरेक्टली वेरीज का मतलब अगर बी की वैल्यू बढ़ाओगे तो ए की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, या ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो बी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। एक इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। ए को 108 बोला है, बी को 36 बोला है, दोनों को पुट कर लो, तो हम पहले के निकालेंगे, ये हो जाएगा 108 के, ये हो जाएगा 36 और 18 54, 54 से काट दिया 2 बारी में, के क्या आ गया हमारा 2 आ गया। इक्वेशन को दोबारा रीराइट कर लेते हैं, ए बराबर 2 बी प्लस 18। अब बी को 68 रखने की बात कर रहा है, तो यहाँ 68 रख लो, 68 और 10 हो जाएगा 78, 78 और 8 करोगे तो 78 और 8 86, 86 इंटू 2 की बात हो रही है, तो 6 दूनी 12, 1 बचा, 8 दूनी 16 और 1 17, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 172, ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आ जाते हैं। देखो, 1 से लेकर 200 तक के नंबरों को मल्टीप्लाई किया, यानी मैं इसे कह सकता हूँ ये 200 फैक्टोरियल है, और आपको क्या जाना है, नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए कुछ नहीं करना, अगर फैक्टोरियल वैल्यू दी है हमें तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, जितना डिवाइड होगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर डिवाइड करेंगे, और हम जो पार्ट डिवाइड नहीं होगा यानी रिमाइंडर से इग्नोर करते चलेंगे। तो आपने 5 से काटा 40 बारी में गया, फिर 5 से काटोगे तो 8 बारी में जाएगा, फिर 5 से काटोगे तो सिर्फ एक बारी में जा सकता है। देखो 8 के केस में 5 तक हमने काटा और 3 को इग्नोर कर दिया, और इसके बाद ये नहीं कटेगा, तो इन सबको ऐड कर लो, इतने ही इसके पीछे जीरो लगेंगे, 40 जमा 8 जमा 1 यानी 49 जीरोज होंगी इस एक्सप्रेशन के एंड में, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लो, मीडियन निकालना है। सबसे पहले तो इस डेटा को करेक्टली लिखेंगे हम, तो इसे लिख लो 5 7 8 10 11। ठीक है, 5 के सामने था 20, 7 के सामने 15, 8 के सामने 12, 10 के सामने है 15, और आपका 11 के सामने 18। ये हमारा x है, ये हमारा f है। हम निकालते हैं सबसे पहले सी एफ डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, तो जोड़ते जाओ, सबसे पहले 20, फिर हो जाएगा हमारा 35, नेक्स्ट हो जाएगा 35 और 12 47, 47 और 15 62, 62 और 18 80, एन भी यहाँ क्या होगा 80। अब क्या करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, सबसे पहले हम निकालते हैं
n प्लस 1/2। ठीक है, तो n प्लस 1/2 क्या होगा, 80 जमा 1/2, 81/2 यानी 40.5। अब जहां आपने CF निकाला है उसमें जाके देखो कि 40.5 किस स्टेज तक कवर हो चुका होगा। तो 35 तक में तो 40.5 आएगा नहीं। 40.5 कहाँ आएगा, जब हम कहाँ तक का डेटा लेंगे, 47 तक का डेटा लेंगे। तो इसके सामने जो x में लिखा है वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, यानी 8 इसका आंसर होगा। बात को समझ पा रहे हो? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोला गया। सबसे पहले मीन निकाल लो। लिखा हुआ है 8, 12, 13, 15, 12। मीन निकालोगे, ये हो गया 20, 15, 12 हो गया अपना 25, और 15, 40, 40 और 20, 60, 60 में 5 का भाग लगाओगे, 12 आ गया मीन। डेविएशन निकालेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा -4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा 0। डेविएशन का स्क्वायर निकालेंगे, 16, 0, 1, 9, 0। डेविएशन के स्क्वायर का सम कर लो, तो 16 और 1 17, 17 और 9 26 हो जाएगा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन। एन यानी कितने नंबर थे, तो सिग्मा डी स्क्वायर है 26 बटे में 5। काट दोगे अगर इसे आप, तो ये हो जाएगा हमारा 5.2। अब 5.2 से रूट हटाना है, क्या करो देखो, 5.2 को पहले तो आपने लिख दिया 52/10, एक एक जीरो दोनों में और बढ़ा लो, तो 100 से तो क्या बाहर आ जाएगा 10। 520 के आसपास किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे 23 का स्क्वायर होता है 529, तो लगभग 23 ही बाहर आ रहा होगा, 23 से थोड़ा कम आ रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली 23 कह रहा हूँ मैं। और इस 10 का यहाँ पॉइंट लगा लो, यानी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बनेगा, 2.3। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बैग के अंदर 10 आइटम है, 3 डिफेक्टिव हैं। आप एक एक करके आइटम्स को निकालते हो विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा। आपको बताना है कि तीनों की तीनों आइटम डिफेक्टिव आ रहे हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक के बाद एक हम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और बाद में उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहला बल्ब डिफेक्टिव है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उस टाइम पे 3 डिफेक्टिव है आउट ऑफ 10, ये पहले के डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा डिफेक्टिव है तो एक तो बाहर चला गया, अब 2 बचे हैं और टोटल हो गए होंगे 9, एक और बाहर निकल गया। अब तीसरा डिफेक्टिव है तो एक ही डिफेक्टिव बचा और टोटल कितने हैं 8, और तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है। सॉल्व करने जाएंगे, 3 से गया ये 3 बारी में, और 2 से गया ये 4 बारी में, 4 तिया 12, 12 इंटू 10 हो गया 120, ऊपर क्या बचा हुआ है 1, तो आंसर हो जाएगा 1/120, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, एक ग्रुप के अंदर 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। 2 आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 3 लड़के और 1 लड़कियां सेलेक्ट कर लो, या दूसरा ऑप्शन है 3 लड़कियां और 1 लड़का सेलेक्ट कर लो। होने 6 में से 4 ही सेलेक्ट चाहिए, तो और खुद ही दिया हुआ है, हम बीच में प्लस कर लेंगे। टोटल कैसे सिलेक्शन हो सकता है, 6 में से कोई भी 4, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 3 में से, ठीक है 3 में से 3 लड़के उठा लो और 3 में से 1 लड़कियां। तो पहले हम कहेंगे 3 में से 3 लड़के और 3 में से 1 लड़की, या फिर प्लस 3 में से 1 लड़का और 3 में से 3 लड़कियां। तो 3C3 क्या होता है 1 होता है, 3C1 क्या होता है 3 होता है, तो ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 1, फिर साथ में भी हो जाएगा 3 इंटू 1, नीचे हो जाएगा 6 इंटू 5/2, ठीक है ना। तो ऊपर आ गया 6, ये वाला 2 उठाकर ऊपर फेंक दो, 6 इंटू 5, 6 से 6 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 2/5। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चंस एंड हो गए सारे। आरबी वाला मॉक आपको रिलेटिवली रेलिवेंट लगा होगा। ठीक है, अगर आपने ये मॉक अटेम्प्ट किया था तो अपना स्कोर कमेंट करके बताना। ठीक है, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर करना, शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, वीडियो लाइक वगैरह भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं वीडियोज़ उन तक भी पहुँचा दिया करें। ठीक है, बाकी चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू सो मच।